हमारा पुरखाई अधिकार है, उससे कागज क्यों मांगा जा रहा है? ये आदिवासियों को गुमराह करने का तरीका है, बिजी रखने का तरीका है। ये सैटेलाइट, ये सरकारें झोपड़ी वाला जो मकान है, हमारा केलूपोस मकान है, जो हमारा कुआं है, उसको मकान नहीं मान रही है। 300 से 400 आदिवासी नक्सलाइट के नाम से मारे गए, इस पे किसी ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? हजारों बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुए थे सलमा जुड़े। मैंने देश के गृह मंत्री जी से भी ये सवाल लगाया, पूछा है, जिस आदिवासी 14 साल की बच्ची को हाथ में हथियार मिला है, क्या वो पैदा होने से पहले ही हथियार लेके आई थी? क्या वो आदिवासी चाइना जाके हथियार लेने गया? अधिकतर सरकार पे भरोसे मत रहिए, सरकार को मजबूर करिए। थकान तो नहीं हुई है? पक्का कोई नहीं थका है? बीच में से आवाज आ रही थी कि राजकुमार जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं मेरी बात शुरू करूं, मैं जिस दिन से पैदा हुआ हूं और समझदार हुआ उस दिन से खुद के लिए, परिवार के लिए और कॉलेज राजनीतिक में आने के बाद समाज के लिए संघर्ष करता आ रहा हूं। और जब तक ये सांसें रहेगी, ये संघर्ष जारी रहेगा। और आप जैसे साथियों का विश्वास, आप जैसे साथियों का जो हमारे प्रति आशा उम्मीद है, ये उम्मीदें और आशा विश्वास मुझे और मेरे जैसे साथियों को और ताकतवर बनाने का काम करती है। मैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कई दिनों से इस पांडाल को, इस जगह को व्यवस्थित बनाने वाले और इस पांडाल में बैठने की व्यवस्था करने वाले वॉलंटियर साथी, गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था करने वाले वॉलंटियर साथी, इस आयोजन को दिल से, सच्ची नीति के साथ सफल बनाने वाले सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा। 33वें आदिवासी सांस्कृतिक महासम्मेलन, इस सम्मेलन में पूरे देश के आदिवासी समुदाय इस हमारे पांडाल में विराजमान है। और सुबह से लगा के अनेक सोपानों के अंदर कार्यक्रम सफल हुए। 1-1:30 बजे हम पहुंचे और तब से अनेक वक्ताओं को सुना। आपने भी सुना, मैंने भी सुना। सबने अच्छी अच्छी बातें की, अधिकतर बातों पे तालियां बजी, अधिकतर बातों पे जयकारे लगे। एक बात कॉमन निकल के आई कि हमें संघर्ष करना है। सभी वक्ताओं की तरफ से जो बात आई उसमें एक कॉमन निकल के आई कि हमें संघर्ष करना है। और यह संघर्ष किस लिए करना है? अपने समाज के हक अधिकारों के लिए करना है, जल जंगल जमीन बचाने के लिए करना है। और फिर बात आई कि संघर्ष कैसे करेंगे? तो एकजुट होंगे तो संघर्ष होगा, ये बात आई। फिर नारे लगे, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। हम जिस मंच से, जिस जगह से हम बोलते हैं, हम जहां खड़े हैं, हम जहां बैठे हैं, अगर इस शब्द की यही पालना नहीं होती है तो संगठित नहीं हो सकते। और संगठित नहीं हो सकते तो हम संघर्ष नहीं कर सकते हमारे हक अधिकारों के लिए। साथियों, इस देश के अंदर 2011 की जनगणना के हिसाब से 140 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है। और इसमें आदिवासियों की बात आती है, 10 करोड़ 43 लाख आदिवासी समुदाय जो रिकॉर्डली है। 3 से 4 करोड़ आदिवासी अपने कागजी आदिवासी प्रमाण पत्र लेने के लिए संघर्ष कर रहा है देश में। आज 2026 है और 2026 के हिसाब से अगर बात करें तो भारत देश के अंदर रिकॉर्डली जो आदिवासी है 13 करोड़ के आसपास है। और 5 करोड़ के आसपास संघर्ष कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट का देख लो, साउथ का देख लो,
हमारे गुजरात का देख लो, महाराष्ट्र का देख लो, और जो 13 करोड़ आदिवासी है, इनमें से अधिकतर संघर्ष कर रहे हैं। मेरे राजनीतिक जीवन में मुझे 2 बार विधायक बनने का अवसर मिला मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से, और आप जैसे साथियों की बदौलत मेरे संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता की वजह से मुझे सांसद बन के अवसर मिला। मैं बैठे बैठे विचार कर रहा था, कई साथी पूछ रहे थे राजकुमार जी आपका नंबर कब आ रहा है। मैं मन ही मन हंस रहा था कि देश की संसद में रात की 1:30 बजे तक बैठता हूं तो हमारे आदिवासी भाइयों की आवाज उठाने के लिए, तो यहां पर मुझे 5 बजे तक बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। जिस देश की संसद में भूखे प्यासे रात की 1:30 बजे तक बैठा हूं आदिवासियों की आवाज बनने के लिए, तो मुझे यहां पर रात की 6 बजे 7 बजे 8 बजे तक बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। मन ही मन हंस रहा था। साथियों, संघर्ष करना है तो संघर्ष करना है तो पेशेंस रखना है हम सबको। मैं बात कर रहा था 13 करोड़ के आसपास आदिवासी है इस देश के अंदर रिकॉर्डली। पूर्व में पैसा कानून को लेके, 5वीं अनुसूची को लेके, फॉरेस्ट राइट एक्टों को लेके बात हुई, तो 13 करोड़ में से अधिकतर आदिवासी समुदाय संघर्ष कर रहा है। कोई आरक्षण के लिए कर रहा है, कोई अपना घर बचाने के लिए कर रहा है, कोई अपनी पहचान को जिंदा रखने के लिए कर रहा है, कोई जल जंगल जमीन के लिए कर रहा है। फॉरेस्ट राइट एक्ट की पूर्व वक्ताओं ने बात की, भारत देश के अंदर 25 लाख वन अधिकार अधिनियम के दावे प्रक्रियाधीन पेंडिंग पड़े हुए हैं। 25 लाख। एक परिवार में 5 सदस्य भी अगर मान लेते हैं तो 1 करोड़ 25-30 लाख के आसपास जनसंख्या हुई। मतलब यह हुआ पहला संघर्ष कि वन विभाग के अंदर रहने वाला भारत देश का आदिवासी 1 करोड़ 30 लाख के आसपास, जो सरकारी रिकॉर्ड है, मेरा रिकॉर्ड नहीं है, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत दावे प्रक्रियाधीन चल रहे हैं, 1 करोड़ 30 लाख आदिवासी वन विभाग में बैठा हुआ संघर्ष कर रहा है, और कागज में नहीं आया है रिकॉर्ड में, वो 1 करोड़ और होगा। देश के अंदर वन विभाग के बाद चारागाह बिलाना जमीन की बात आती है, और चारागाह बिलाना जमीन की बात आती है। मैंने जो पार्लियामेंटली जो रिकॉर्ड निकाला है उससे मुझे जानकारी मिली है कि 2.5 से 3 करोड़ आदिवासी चारागाह बिलाना जमीन पे बैठा हुआ है और संघर्ष कर रहा है कागजी अधिकार लेने के लिए। साथियों, एक बात की हम समझना पड़ेगा, हम अधिकार की बात कर रहे हैं, इस जमीन पे हमारा पुरखाई अधिकार है, हम कहते हैं इस देश के मूल मालिक हैं, लेकिन कागजी अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कौन सा अधिकार चाहिए? कागजी अधिकार। उस जमीन पे आजादी से पहले हमारे बाप दादा बैठे हैं, उन्होंने कुआं खोदा है, मकान बनाया है, लेकिन उसके पास कागज नहीं है। अब यह समझने पड़ेगा कागज कब जाएगा उस परिवार में, उस समाज में। जब एजुकेशन जाएगा, उस स्कूल जाएगी, पढ़ा लिखा होगा तो कागज जाएगा। जिस समाज में एजुकेशन ही नहीं गया, आज पहली पीढ़ी एजुकेशन प्राप्त कर रही है और उनसे कहा जाता है कि अधिकार हो तो कागज दो। ये कागजी अधिकार। हम प्रयास करेंगे, देश के अंदर अनेक शोध संस्थाएं हैं, इसरो है, बड़े बड़े सैटेलाइट लगे हुए हैं, तो उन सैटेलाइटों से पता क्यों नहीं लग रहा है कि आदिवासी कब से बैठा हुआ है उस धरती पे, उससे कागज क्यों मांगा जा रहा है? यह आदिवासियों को गुमराह करने का तरीका है, बिजी रखने का तरीका है। सैटेलाइटों से छोटी छोटी चीजें कवर हो रही है और उस पे भी मैंने जाने का काम किया, लेकिन ये सैटेलाइट और ये सरकार, हमारे पूर्व जनजाति आयोग के अध्यक्ष जी ने कहा कि 2005 से पहला बैठा हुआ हर आदिवासी को पट्टा मिलना चाहिए, लेकिन सरकार क्या कह रही है? सैटेलाइट से देखेंगे, जिसका मकान है उसको देंगे। और हमारा मकान क्या छत वाला रहता है कि झोपड़ी वाला रहता है? ये सैटेलाइट, ये सरकारें झोपड़ी वाला जो मकान है, हमारा केलूपोस मकान है, जो हमारा कुआं है, उसको मकान नहीं मान रही है। जो 4 दीवारी बनी हुई है, जिसकी छत लगी हुई है, उसी को वो मकान मान रहे हैं। अगर इस स्थिति में हमारे अध्यक्ष जी अगर कह के जाते हैं, क्या हमें मिलेगा पट्टा?
आज देश के अंदर जो स्थिति, इसके अलावा क्या बटे, इनसे ज्यादा तो लड़ रहे धर्मों में, पार्टियों में। कोई हिंदू बन गया, कोई ईसाई बन गया, कोई बौद्ध बन गया, कोई जैन बन गया, कोई मुस्लिम बन गया। पूर्व वक्ता ने कहा था कि आपस में ही लड़ रहे हैं, और मेरा जहां तक आकलन है, अगर हम नहीं समझे तो यह लड़ाई और तेज होने वाली है। जिस तरह मणिपुर में हुआ, इसी तरह छत्तीसगढ़ में हो रहा है। आज एक चीज हमने देखी, देश के अंदर छोटी सी कुछ घटना हो जाती है, हाहाकार मच जाता है, मीडिया हो, सरकार हो, न्यायालय हो, कोर्ट हो, संज्ञान ले लेती है। लेकिन आज भारत देश के अंदर पिछले 1.5 साल में 300 से 400 आदिवासी नक्सलाइट के नाम से मारे गए। इस पे किसी ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? इस पे यहां पर भी बात नहीं हो रही है। हम कह रहे हैं एक तीर एक कमान, तो क्या छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा वाले आदिवासी एक तीर एक कमान के अंदर नहीं आते हैं? सलमा जूडो चला 2005 से 2008 तक छत्तीसगढ़, झारखंड के अंदर। मैंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन लगाया, सरकार को पूछा कि सलमा जूडो चला अभियान, कितने आदिवासी मरे? सरकार कह रही है हमारे पास कोई फेक आंकड़ा नहीं है। इंसान मरा है, भारत देश का नागरिक मरा है, और सरकार कह रही है कि हमारे पास पूर्ण कोई आंकड़ा नहीं है। हजारों बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुए थे सलमा जूडो में। उस समय भी अभियान यही चलाया था, नक्सली उन्मूलन। आज भी अभियान चलाया जा रहा है, नक्सली उन्मूलन। अगर नक्सली उन्मूलन होना था 2005 से 8 तक सलमा जूडो चलाया, तब क्यों नहीं हुआ? आज अभी चला रहा है। मैंने देश के गृह मंत्री जी से भी यह सवाल लगाया, पूछा है कि जिस आदिवासी 14 साल की बच्ची को हाथ में हथियार मिला है, क्या वो पैदा होने से पहले ही हथियार लेके आई थी? क्या बात? 14 साल, 15 साल की बच्ची, वो चाइना के हथियार हैं। आप सभी न्यूज चैनल में देख रहे होंगे, जो हथियार आदिवासियों से बराबर हो रहा है, क्या वो आदिवासी चाइना जाके हथियार लेने गया? उन आदिवासियों को हथियार पकड़ाने वाले कौन उद्योगपति है, कौन राजनेता है? जब तक इनका खुलासा नहीं होगा, आदिवासी इधर भी रहेगा, फौज में भी आदिवासी, उधर भी आदिवासी। मर कौन रहा है? आदिवासी मर रहा है। आदिवासी नहीं होती, देश का किसान कौम का, गरीब कौम का आदमी मर रहा है, वो भी फौज में कौन जाएगा? क्या उद्योगपति अडानी अंबानी का नेता बेटा जाएगा फौज में? आज देश के अंदर हजारों हेक्टर, लाखों हेक्टर जमीन पिछले 5 सालों के अंदर लीज पे दिए फॉरेस्ट। एक चीज देखा, मेरे अंदर भी पहले डर था, जो कोई कार्यक्रम कराते उनको भी डर रहता है कि कोई कुछ बोल नहीं दे, पीछे हमारे को पुलिस पूछेगी। डर से लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। डरोगे तो मरोगे। हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं तो लड़ना पड़ेगा। अगर हम जो बात बोल रहे हैं सरकार लिख के दे दे ये गलत है, जो बात हम पार्लियामेंट में बोल सकते हैं वो बात इस मंचों से भी होनी चाहिए आप लोगों के द्वारा। मैंने कहा था मुझे बारी नहीं मिलेगी चलेगा, मैंने यह भी कहा था कि मुझे नहीं बोलना, मैं सुनना चाहता हूं। साथियों, मैंने पिछले सम्मेलन आयोजन कमेटी का सम्मान करता हूं सभी का। मैंने पिछली बार में कहा था कि हम जो हर साल आयोजन करते हैं, जितने जो वक्ता अपनी बात रखते हैं, एक मेमोरेंडम बनाए, प्रस्ताव बनाए, और वही डेलीगेशन राष्ट्रपति से मिले, प्रधानमंत्री से मिले, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री से मिले। ये करना पड़ेगा। बाकी हम सांसद बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, इनमें से बेटे फिर जो जिनके मंशा है वो बन जाएंगे, होना कुछ नहीं है। देश के अंदर 47 आदिवासी सांसद आते हैं। मेसा कानून 2.5 से 3 करोड़ आदिवासी नगर निकाय, नगर पालिका क्षेत्र के अंदर आज अतिक्रमणकारी के रूप में उसकी पहचान की जा रही है। 2.5 से 3 करोड़ आदिवासी म्युनिसिपल एक्ट शेड्यूल्ड एरिया के अंदर स्पष्ट कहा गया है। और इसका मैंने पार्लियामेंट में 2001 से, साथियों एक बात जानना आज कि देश की संसद को भी देखा है, राजस्थान की विधानसभा को भी देखा है, लेकिन हर कानून आता है जिस बजट सत्र में आता है उसी बजट सत्र में पास हो जाता है। लेकिन आदिवासियों के कानून 20 साल हो गए, 25 साल हो गए संसद में आने के बावजूद भी रुके हुए। मेसा कानून 2000 में आया, 2003 में इसकी कमेटी की रिपोर्ट आ गई और आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्योंकि वो आदिवासी के हित का था।
मेसा कानून आता तो शहरीकरण के इलाके में जो आदिवासी रह रहा है उसको विशेष राइट मिलते, उसकी जमीन रिजर्व हो जाती। मैं समझता हूं समय काफी हो गया है। इस कार्यक्रम में हजारों किलोमीटर से दूर से आए लोग, कोई 300-400 किलोमीटर से दूर से आए, कोई अमीर परिवार वाला नहीं आए इस पंडाल में, सभी गरीब परिवार से आए हुए लोग हैं। क्योंकि अमीर तो आरक्षण ले लिया, नेता बन गया, अधिकारी बन गया, अपनी मस्ती में आधुनिक सुख सुविधाओं को संभोग करने में मस्त है। सारे ऐसे नहीं होंगे, 10% हैं हमारे बीच में अधिकारी कर्मचारी आए हुए, इनका सम्मान करता हूं मैं। लेकिन अधिकतर रिजर्वेशन का लाभ लेके हुए घर पे बैठे हुए। इस पंडाल में मजदूरी करने वाला भाई आया हुआ है। और यह बात भी समझना भाइयों, आजादी की लड़ाई देख लो, अंग्रेजों से लड़े हो, मुगलों से लड़े हो, राजा रजवाड़ों से लड़े हो, उनसे लड़ाई किसने लड़ी है? आदिवासी ने लड़ी है। और आदिवासी में भी किसने लड़ी है? जो गरीब था उसी ने लड़ी है भाइयों। बिरसा मुंडा को हम याद करते हैं, वो गरीब परिवार से थे। संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा ने बात रखी थी। और एक बात सबको जानना पड़ेगा कि संविधान सभा में अगर जयपाल सिंह मुंडा नहीं होते, 1875 का जो अधिनियम है, जो हमारे प्रावधान थे, जो 1950 के संविधान के अंदर सम्मिलित नहीं होते, वो जयपाल सिंह मुंडा को आज हम भूलते जा रहे हैं। साथियों, बातें अनेक हैं, लेकिन मेरी 2 से 3 बातें आपसे अपील है। अधिकतर सरकार पे भरोसे मत रहिए, सरकार को मजबूर करिए कि वो हमारे भरोसे रहे। उल्टा करना है, हम सरकार के भरोसे नहीं, सरकार समय आने पर लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उस दौरान हमारे भरोसे बैठे, यह तय करना है। वो कैसे करना है आप समझ जाओ। और एक चीज देखी मैंने, 13 करोड़ के आसपास आदिवासी है, इसमें से 29 राज्य हैं। और 29 राज्य में सबसे ज्यादा आदिवासियों की संख्या किस राज्य में है? सबसे ज्यादा आदिवासी संगठन किस राज्य में है? सबसे ज्यादा आदिवासी एसटी रिजर्व एमएलए सीट, एमपी सीट किस राज्य में है? सबसे ज्यादा अत्याचार, भेदभाव, एट्रोसिटी, जल जंगल जमीन से उजाड़ा किस राज्य में हो रहा है? मैंने कुछ नहीं बोला है, आधों ने बोला है, आधे चुप है, कंफ्यूज है। वो आप सवाल ढूंढते रहना। और सबसे ज्यादा आदिवासी संगठन किस राज्य में बने हुए हैं? इस देश में एक ट्रेड चल रहा है अभी, उस ट्रेड को भी समझना है। ट्रेड ये चल रहा है कि कोई सामाजिक घटना होती है, सामाजिक आंदोलन होता है, और वहां थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी जाके तेज तर्रार भाषण दे देता है। अब भाषण दे देता है तो सबकी निगाहें उस व्यक्ति की तरफ होती है, तो वो लीडर बनता है। और जो लीडर बनता है तो मनुवादी सोच के बनी हुई पार्टियां उसका शिकार करती है। क्या करती है? शिकार करती है। पहले भावतोल करती है, और भावतोल में नहीं जमता है तो वो शिकार करती है। ये हो रहा है। मैं किस राज्य में, किस देश में, किस समाज में हो रहा नहीं, लेकिन यही ट्रेड चल रहा है कि कहीं सामाजिक एक्टिविटीज हुआ, कहीं एट्रोसिटी हुआ, कहीं जल जंगल जमीन की बात हुई, 50-100-500 लोग इकट्ठे हुए, 1-2 नेता जाएंगे, वह भाषण देंगे जोरदार, उनकी वैल्यू बढ़ेगी। और राष्ट्रीय पार्टियां बनी बनाई लीडर को खरीदने का काम करती है। अगर वो नहीं खरीदा जाएगा तो वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। अब आपको तय करना है। ये बड़ी विडंबना है। कहोगे राजकुमार रोज तो कह रहा है ऐसा करना भी है, और फिर कह रहे कि ऐसा नहीं भी करना है। ये कंफ्यूजन है। ये बड़ी विडंबना है कि हमें सही व्यक्ति को, सही विचारधारा को कैसे चॉइस करना, ये आप पे छोड़ के जाना चाह रहा हूं। हमें विवेकशील बनना है, सोचने समझने की शक्ति डेवलप करनी है। यह बात जरूर है कि आदिवासी समुदाय बोला है, लेकिन इस समुदाय को कुछ लोग इस बोलेपन का फायदा उठाते हैं। और अंतिम में एक बात कहना चाहूंगा कि मेरे लिए तब सुनोगे आप, मेरा साथ तब दोगे, मैं सही नीति पे चलूंगा, सही बात के लिए लड़ूंगा। मेरी कथनी और करनी में अंतर आएगा, उस दिन राजकुमार रोध की भी नहीं सुनी जाएगी। देश के अनेक संगठन हैं, आदिवासी एकता परिषद पे
पूरे देश के आदिवासियों की निगाहें हैं। इस पंडाल में लाखों लोग हैं, लेकिन करोड़ों लोग यूट्यूब के माध्यम से घर बैठे हुए आदिवासी एकता परिषद के कार्यक्रम को आज देख रहे हैं। वो हमारा अध्ययन कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है, इस छवि को बरकरार रखना, यह कारवां बढ़ना चाहिए। हमें स्वच्छ सही नीति से इस संगठन को चलाना है। मैं एक आदिवासी समुदाय का एक मामूली आदमी होने के नाते मेरा हमेशा सहयोग रहेगा। विचारधारा उद्देश्य कुछ हो सकते हैं अलग, लेकिन आदिवासी समुदाय के हक अधिकार, उनको एकजुट करने की बात आएगी, राजकुमार रोध खड़ा रहेगा। लेकिन मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि कथनी और करनी में अंतर मत आने देना, नीति सही रखना। अगर नीति में मेरी और कथनी करनी में, मेरा उदाहरण ले लेता हूं, फर्क आ गया, समाज आज कारवा है, लेकिन नीति और करनी और कथनी में अंतर आ गया, पीछे कोई नहीं मिलेगा कुछ समय बाद। इस बात को ध्यान रखना सभी। समाज को जरूरत है। समाज हर बार ठगा गया है, हर व्यक्ति से ठगा गया है, हर संगठन से ठगा गया है। हम प्रयास करते हैं, हम सबको मिलकर प्रयास करना है, क्योंकि एक बार कोई लीडर बनता है और वो कोई गड़बड़ कर देता है, समाज ठगा हुआ महसूस करता है। कोई संगठन बनता है, उस संगठन से आस लगती है, अगर वो संगठन कथनी और करनी में अंतर कर देगा तो समाज ठगा हुआ महसूस करेगा। भाइयों, आजादी के बाद से हजारों बार आदिवासी समाज ठगा हुआ है, व्यक्तियों के द्वारा, संगठनों के द्वारा। हम प्रयास करो, आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे चलेगा, लेकिन कथनी और करनी में अंतर मत आने देना, और सही नीति से, निष्पक्ष नीति से हमें आगे बढ़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार। जय जोहार, जय भारत, जय भील प्रदेश, जय संविधान। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान, इस नारे की भावना है, उसको जिंदा रखना। जय जोहार।